सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता अध्यापिका हूँ कंपोजिट स्कूल गोयना जनपद हापुड़ में। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो 3 मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं उनमें से एक प्रमुख मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। पिछले कुछ दिनों से हम इस पर बात कर रहे हैं। आज हम इसके भाग 3 में जो कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियाँ हैं और उन तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजनाएं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर हमारा जो कक्ष है उसमें हम प्रभावी शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग बच्चों के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर हमारे बच्चों के व्यवहार में परिलक्षित होगा। हमारा जो शिक्षण है वो आसान हो जाएगा और बच्चों का लर्निंग लेवल बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहली शिक्षण तकनीक है वो है संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, यानी कि रिसोर्स रिच क्लासरूम। आजकल हम सभी शिक्षक इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स भी हमें बहुत पॉजिटिवली दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग होगा, उसमें आकर्षक चित्र होंगे, लेखन सामग्रियां होंगी, विषयगत शिक्षण सामग्रियां होंगी, तो ये इन सब का असर हमारे बच्चे के व्यवहार में निश्चित तौर पर दिखाई देता है। ऐसे वातावरण में बच्चे पढ़ने के लिए खुद से तैयार होते हैं, उत्साहित होकर पढ़ते हैं, उन्हें सीखने में मज़ा आता है, कंसेप्ट्स को इजीली समझते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये शिक्षण तकनीकी बहुत ही अच्छी शिक्षण तकनीकी है। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर हम हिंदी विषय का कक्षा 3 का एक वादन की बात करें जो 40 मिनट का पीरियड है, इसमें बच्चे संज्ञा शब्द को पहचानते हैं, ये हमारा लर्निंग आउटकम है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो है कि प्राणियों के नाम के, वस्तुओं, स्थानों के नाम के कुछ शब्द कार्ड, दीवारों पर चित्र वाले चार्ट या पोस्टर, जैसे स्थान, वस्तुएं, जानवर, यातायात के साधन, वस्त्र परिधान वगैरह, ये सब हों। अब शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा की दीवारों पर काफ़ी सारे चित्र लगे हों जिनमें स्थान, वस्तु, जानवर, यातायात के साधन वगैरह बने हुए हों। साथ ही अपने साथ में वो कुछ कार्ड रखते हैं, चित्र कार्ड, और इससे बच्चों को कक्षा में टंगे जो चार्ट और पोस्टर्स हैं उन पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। अब शिक्षक प्रारंभ में बच्चों को जैसे बाढ़ के बारे में लगभग 2 मिनट तक वो बातचीत करते हैं, उसके बाद साहसी सीमा पाठ के बारे में बात करते हैं, उसके चित्रों को भी दिखाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। बच्चे बाढ़ पर अपने अनुभव और समझ को शिक्षक के साथ साझा करते हैं। इसी दौरान शिक्षक बच्चों को का ध्यान संज्ञा शब्दों की ओर खींचते हैं, जैसे सीमा, मोटरबोट, रहीम, नाव वगैरह, उन्हें श्यामपट्ट पर लिखते हैं और इसी वार्ता के क्रम में संज्ञा शब्द की विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं। अब शिक्षक बच्चों को 5-5 के समूह में बांटकर उन्हें शब्द कार्ड देते हैं और उनसे संज्ञा शब्दों को पहचानने के लिए और उससे संबंधित कार्ड को छांटने के लिए कहते हैं। इसके बाद भी बच्चों से पाठ में से ऐसे अन्य संज्ञा शब्द को ढूंढने के लिए भी कहते हैं। बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं और संज्ञा वाले शब्द का चित्र कार्ड को छांटते हैं। छोटे समूह में पाठ में आए संज्ञा शब्दों को भी छांटते हैं, दीवार पर लगी चार्ट और पोस्टर्स पर बात करते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही वो ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि कौन बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, कौन से बच्चे सही कर रहे हैं, किन्हें मदद की ज़रूरत है। इस तरह से वो एक कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, असेसमेंट करते रहते हैं और उसी के अनुसार वो अपनी आगामी शिक्षण योजना बनाएंगे या उसमें बदलाव लाएंगे। इसको अगर हम कंसोलिडेट करें तो शिक्षक बच्चों के समक्ष फिर से संज्ञा शब्द की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कक्ष का वातावरण है, वहाँ पर जो उपलब्ध संसाधन है, उनका असर बच्चे के लर्निंग पर बहुत ही पॉजिटिवली होता है। इसके बाद हमारी दूसरी शिक्षण तकनीक है कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट और हमारा सीटिंग प्लान। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे शिक्षण को। अगर हमारी जो कक्षा की बैठक व्यवस्था है वो इस तरह से हो कि सभी बच्चों को ब्लैक बोर्ड देखने का मौका मिले, टीचर और बच्चे के बीच में एक डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता रहे, बच्चे एक दूसरे को डिस्टर्ब करने की पोजीशन में ना हो, इसके लिए सबसे अच्छी बैठक व्यवस्था वो अर्धचंद्राकार आकृति होती है। अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो हम कुछ और व्यवस्था कर सकते हैं। अब
इसमें बच्चों को हम पेयर्स में बना के भी बिठा सकते हैं और कोशिश करें कि जब हम बच्चों के पेयर बनाएं तो वो अलग अलग क्षमता के बच्चे हों, जिससे एक बच्चे को दूसरे से हेल्प मिले। जो बच्चे कक्षा में कम सुन पाते हैं, कमज़ोर नज़र वाले हैं, जिन्हें बोलने में परेशानी होती है, उन्हें हम पहली पंक्ति में बिठाएं, उन्हें ब्लैक बोर्ड के पास और टीचर के पास बिठाएं। कभी कभी बच्चों को छोटे छोटे समूह में बिठाकर भी कक्षा शिक्षण करें। अब इससे लाभ ये होगा कि हम जब उन बच्चों को जिन्हें हमारी ज़्यादा साथ की ज़रूरत है, या जो बच्चे कमज़ोर नज़र वाले हैं, कम सुनने वाले, कम बोलने वाले, शर्मीले स्वभाव के हैं, उन बच्चों को सीखने में इससे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। शिक्षक कक्षा के हर बच्चे का ध्यान रख पाएगा। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। हम अलग अलग जो कक्षा में गतिविधियां कराएंगे वो भी बैठक व्यवस्था के अनुसार ही आसानी से संचालित हो पाएंगी। अब इसके लिए इन्होंने एक हमारे साथ में जो साझा करा है प्लान, वो इन्होंने कक्षा 2 का लिया है, 40 मिनट का पीरियड इंग्लिश का लिया है कि बच्चे बॉडी पार्ट्स को कैसे पहचानते हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम फ्लैश कार्ड्स पे लिख के रख दिए हैं। शिक्षक बच्चे को कक्षा में गोलाकार आकृति में बैठाते हैं और स्वयं बीच में बैठ जाते हैं। अब शिक्षक एक खेल खेलते हैं, वे शरीर के अंगों का नाम लेते हैं, जैसे नाक। बच्चे जल्दी से उंगली अपनी नाक के ऊपर रख देते हैं। सभी बच्चे बड़े गोले में इस तरह से बैठ जाते हैं कि ध्यानपूर्वक इस खेल में प्रतिभाग कर पाएँ। अब शिक्षक उसके बाद आर बॉडी की चर्चा करते हैं, उसके विभिन्न भागों के नाम बताते हैं, बच्चे ध्यान से सुनते हैं। बीच बीच में शिक्षक प्रश्न भी पूछते जाते हैं। शिक्षक बच्चों को छोटे छोटे चार बच्चों के समूह बना करके बैठा देते हैं। सभी बच्चे समूहवार बैठ जाते हैं। उसके बाद उन्हें फ्लैश कार्ड दिए जाते हैं। मानव के विभिन्न अंगों के चित्र और अंग्रेजी के नाम लिखे हुए होते हैं। समूह में बच्चों को एक कार्ड उठाना है और उसके अपने अंगों से पहचान करते हुए उस पर चर्चा करनी है। तो इस तरह से समूह कार्य के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन नहीं कर पा रहे हैं और किन्हें मदद की ज़रूरत है। इस तरह से शिक्षक द्वारा बच्चों का कंटिन्यूस असेसमेंट किया जाता रहता है और उसी के अनुसार फिर वो अपनी शिक्षण योजना में बदलाव करते हैं। इसके बाद हमारी जो तीसरी शिक्षण तकनीक है वो है इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन या सेट इंडक्शन। अगर हम कोई काम शुरू करने जा रहे हैं और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो बहुत उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है, और इस तरह से वो सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें हम बच्चे से उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई रुचिकर कविता या गीत सुना सकते हैं, कोई समसामयिक घटना उन्हें बता सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि बच्चे सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, शिक्षक की बात को ध्यान से सुनेंगे, अनुशासित रहेंगे और नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की उत्सुकता उनके अंदर बन जाएगी। जैसे यहाँ पे एक ATM से संबंधित एक इन्होंने प्लान हमें बताया है कि शिक्षक कक्षा में बच्चों से बात करते हैं कि हमें आज विद्यालय के लिए कुछ सामान खरीदना है। सब बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर शिक्षक चर्चा करते हैं कि अच्छा आपको कोई सामान खरीदना होता है तो पैसे कहाँ से आते हैं। बच्चे नॉर्मली जवाब देते हैं मम्मी पापा या दादी दादा जो भी हैं वो सब पैसे देते हैं। तो उसके बाद में कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि नौकरी से या बैंक से पैसे आते हैं, कोई कहता है कि ATM से पैसे निकालते हैं। अब शिक्षक कहते हैं कि आप सब ठीक कह रहे हैं, बैंक से या ATM से भी पैसे निकाले जा सकते हैं, तो आज हम ATM के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से हमारी शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ती है और बच्चा इस सब प्रक्रिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है और अब आगे जानने के लिए तैयार हो जाता है कि ATM क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे पैसे निकलेंगे ATM में से। इसके बाद में शिक्षण तकनीक जो 4 है वो है शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग किया जाना। शिक्षक जो है वो कक्षा शिक्षण को रोचक और सहज बनाने के लिए बहुत सारी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसमें हेल्प मिलती है। वहीं दूसरी ओर जो विद्यार्थी हैं उनका सीखना वो सुगम हो जाता है, रोचक और स्थायी हो जाता है। तो हमारे जो स्थानीय उपलब्ध संसाधन हैं उनका उपयोग करके हम शिक्षण को बहुत ही इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। कुछ शिक्षण सामग्री के उदाहरण इन्होंने हमें बताया कि चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ग्लोब, शैक्षिक खेल जैसे सांप सीढ़ी, लूडो, गिनतारा, फ्लैश कार्ड्स, चित्रकथाएँ, कुछ मॉडल्स, डाइस, ऑडियो वीडियो, ज्यामितीय आकृतियाँ, कंसेप्ट मैपिंग, नैपियर स्केल
और हमारी खुद की कक्षा के बच्चे ये सभी काम कर सकते हैं हमारे लिए एप्रोप्रिएट एक रिसोर्स के फॉर्म में। इनके लाभ ये होंगे कि बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर मिलेंगे, हमारी क्लास जो है वो लाइवली हो जाएगी, बच्चे खुश होकर सीखेंगे, पाठ में इंटरेस्ट लेंगे और साथ ही साथ उनका जो वो कंटेंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने हमें एग्जाम्पल भी एक दे रखा कक्षा 7 का विज्ञान का। इन्होंने बताया कि लर्निंग आउटकम है बच्चे ठोस वस्तुओं में चालन और ऊष्मीय संचरण की प्रक्रिया को समझते हैं। सामग्री इसके लिए इन्होंने एक लोहे की स्केल या पत्ती ली है 15 से 20 सेंटीमीटर की, कुछ पिन है, कुछ एक टेबल, स्पिरिट लैम्प, मोमबत्ती, माचिस, ईंट वगैरह लिया है। इसमें जो सेटअप दिखाई दे रहा है इस तरह से ईंट के नीचे दबाकर पत्ती को रख लेते हैं, उस पर कुछ पिन चिपका देते हैं मोम की मदद से और हम स्केल के एक साइड को गर्म करते हैं स्पिरिट लैम्प से। तो देखते हैं हम कि धीरे धीरे पिन एक एक करके गिरने लगती हैं। इसी के ज़रिए बच्चों को समझाया जाता है कि हमने एक तरफ से गर्म करा लेकिन पूरा स्केल गर्म हो गया, इसके बाद ऊष्मा जो है वो संचरित हो रही थी। इसके बाद हम बच्चों के ग्रुप्स बना दें, यही काम बच्चों को भी करने के लिए कहें, बच्चे अपने ग्रुप्स में इस तरह से काम करें और उन पर बातचीत करें, तो इस तरह से उनकी जो लर्निंग है वो डेफिनेटली वो परमानेंट हो जाएगी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल इन्होंने लिया है पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों का। इसमें ग्रिड बना दिया है, उसमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिखती हैं, बच्चे इसमें से ढूंढेंगे पर्यायवाची शब्दों को। इसे हम किसी गेम के रूप में भी करा सकते हैं। यहाँ पे एक रेडियो प्रोग्राम की चर्चा करी गई कि हम बच्चों को जब इंग्लिश लर्निंग वाला प्रोग्राम सिखाएं तो किस तरह से बच्चों को बैठाएं, कैसे उनसे बात करें और उसके बाद जब प्रोग्राम पूरा हो जाए तो उसके विषय में उनसे चर्चा करें, जो बात उसमें बताई गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, बच्चे आंसर दें, तो बच्चों का वो पार्ट बिल्कुल उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऐसे ही हम उनसे मुहावरों पर चर्चा कर सकते हैं, उनकी डेली उसकी बातें, उनके दादा दादी की बातों में से ही मुहावरे निकल के आएंगे, कुछ चित्र दिखा करके हम उनसे मुहावरों के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट तकनीक है वो है शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी। ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आमतौर पर शिक्षक जो है अपनी वो जो कंटेंट है उसको बच्चों को समूहों में बांटकर अलग अलग शैक्षिक गतिविधियाँ, कोई खेल, इनका आयोजन करते हैं। कक्षा के फर्श पर ग्रिड गेम बना सकते हैं, सांप सीढ़ी, लूडो, इस तरह के स्थायी खेल बना सकते हैं, तो बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा। कुछ शिक्षक पढ़ाए गए विषयों को फीडबैक की दृष्टि से रोल प्ले के माध्यम से विषय वस्तु का बोध कराते हैं। भाषा शिक्षक प्राय बच्चों को हाव भाव से कहानी सुनाते हैं, जो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होता है। इससे लाभ ये होगा कि बच्चे रोचक गतिविधियों, खेल, कहानी, इन सब में इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। उनके लिए जो ये टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है ये बहुत ही आनंद भरा एक प्रोसेस हो जाएगा। साथ ही साथ इन सब चीज़ों से बच्चे की क्रिएटिविटी का भी विकास होता है। अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया नवाचार के प्रयोग का, कक्षा 8 विज्ञान का, बच्चे कार्बन की अपर रूप का अर्थ, इसके वर्गीकरण को समझकर बोलते एवं लिखते हैं। सामग्री इन्होंने बताया कि पूछो प्रश्न बॉक्स, पर्ची पर लिखे हुए लर्निंग आउटकम से संबंधित लिखी हुई प्रश्न पर्ची और उत्तर पर्चियाँ दे दी गई। शिक्षक अपनी कक्षा में पूछो प्रश्न बॉक्स बनाते हैं। इसका निर्माण शिक्षक और बच्चे मिलकर के करेंगे। इसमें एक बॉक्स में स्केच से पूछो प्रश्न बॉक्स लिख देंगे हम एक बॉक्स के ऊपर, और बच्चे अपने अपने समूह में व्यक्तिगत रूप से इस प्रश्न बॉक्स का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से भी शिक्षक के निर्देशन में कागज या चार्ट पेपर का प्रयोग करके प्रश्न पर्ची बनाएंगे, उस पर प्रश्न लिखेंगे। शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछो बॉक्स को एक मेज पर रख देंगे और कक्षा में व्यक्तिगत और समूह निर्माण करके बच्चों को बारी बारी से बुलाया जाता है और एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है। उस प्रश्न पर्ची को सभी के सामने पढ़ा जाता है। अब बच्चे व्यक्तिगत या समूह में उस प्रश्न पर्ची पर लिखे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो बच्चे या समूह उसका उत्तर नहीं दे पाते तो दूसरे बच्चे या समूह उस प्रश्न का उत्तर देने का उन्हें अवसर दिया जाता है। तो इसमें बच्चों को उन प्रश्नों का उत्तर लिखने का अवसर भी दिया जाता है। तो जो बच्चे उत्तर पर्ची पर लिखते हैं, तो इस सभी गतिविधियों के दौरान शिक्षक बच्चों की सीख का जो है वो एक असेसमेंट भी करते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो कार्बन के अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, जो क्रिस्टली और अक्रिस्टली रूप हैं, जंतु चारकोल, कालिक वगैरह, इनके बारे में उनकी अच्छी समझ इससे विकसित हो जाती है। इसी तरह से कोई
हम खेल भी करा सकते हैं, जैसे एक चक्का खेल इन्होंने दिखा दिया है कि चक्का खेल में 2 चक्के बना दिए गए हैं। एक बार हमने कुछ लिख दिया है कि अपरूपता का अर्थ क्या है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ, इस तरह से, और दूसरे चक्के के भी 8 पार्ट कर दिए गए हैं, उस पर भी इसी तरह से लिख दिया गया और उनको मैचिंग करने के लिए बच्चों को बोला जाए। तो इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों को इनके बारे में अच्छी तरह से समझ विकसित हो जाएगी। इसके बाद में जैसे गणित का खेल इन्होंने दिखाया, सांप सीढ़ी और अंकों का खेल, इससे भी बच्चे को हम आरोही और अवरोही क्रम, छोटा बड़ा, इन सब संख्याओं की हम समझ करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने रोल प्ले बताया कि बच्चे लेन देन और मुद्रा के बारे में समझ रखते हैं, ये लर्निंग आउटकम है, और दैनिक जीवन में उनके उपयोग के बारे में जानते हैं। इसमें कुछ नकली नोट, सिक्के, वस्तुओं के नाम लिखे हुए कार्ड जिन पर मूल्य और चित्र बने हैं, वो सब सामग्री ले ली। उसके बाद में शिक्षक कक्षा में बच्चों के 4 समूह बनाते हैं। समूह का निर्माण वो इस तरीके से करते हैं कि समूह 1 आओ जाने सिक्के, 2 आओ जाने नोट, फिर समूह 3 नोट बराबर सिक्के, समूह 4 लेन देन और मुद्रा प्रयोग। शिक्षक सभी समूह को दिशा निर्देश देंगे, उसी अनुरूप प्रत्येक समूह कार्य करेंगे। जैसे समूह 1 कहता है, मैं कागज से बनी मुद्रा हूँ, लोग मुझे प्यार से नोट कहते हैं। समूह के पास कागज के बने हुए कुछ प्रतीक नोट होंगे। समूह 1 कहेगा, मैं धातु से बनी मुद्रा हूँ, लोग मुझे सिक्का कहते हैं। समूह के पास कागज के बने हुए कुछ प्रतीक सिक्के होंगे। इसी तरह से समूह 3 कहेगा, मैं 100 का नोट हूँ, 10 नोट या सिक्के मिला करके मैं 1 नोट के बराबर बन जाता हूँ। तो इस तरह से हम बच्चों को विभिन्न मुद्राओं से हम उनका अच्छी तरह से परिचय करा देंगे। इसके बाद हम बच्चों के लिए कोई दुकानदार किसी को बना सकते हैं, कुछ सामान खरीदने और बेचने का एक हम उनसे प्ले करवा सकते हैं। तो इससे बच्चे जो हैं उनमें मुद्रा का लेन देन कैसे करना है इसके बारे में एक व्यवहारिक समझ विकसित हो जाएगी। फिर कंसेप्ट मैपिंग की बात है, हम जो कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाएं उसको मैपिंग के ज़रिए उसको बताने की कोशिश करें। इससे बच्चे की लर्निंग बहुत क्लियर हो जाती है। जैसे पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम और फिर उनके एग्जाम्पल्स। इसी तरह से पदार्थ का अर्थ क्या है और पदार्थ के जो गुण है, स्थान, भार, आयतन वगैरह, वो एक छोटी सी जगह में हमने उसको समराइज़ करके बता दिया है। कंसेप्ट उसका क्लियर हो गया मैपिंग के ज़रिए। तो इससे बच्चे का जो लर्निंग लेवल है वो बढ़ जाएगा। फिर है अगली शिक्षण तकनीकी, प्रश्न पूछना। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर सहज और सरल रूप में शिक्षक के द्वारा दिया जाना चाहिए। जहां आवश्यक समझें उस बिंदु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। वहीं दूसरी ओर शिक्षक बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने और उनके सीखने का कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट भी करते रहें। प्रश्न पूछकर शिक्षकों को हमेशा अपनी कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके ये लाभ होंगे कि बच्चों को प्रश्न पूछने में झिझक नहीं महसूस होगी। बच्चों को चिंतन और विचार करके उत्तर देना उसकी मजबूरी हो जाएगी। बच्चे कक्षा शिक्षण के समय सतर्क रहेंगे, अनुशासित रहेंगे और तार्किक चिंतन करने का उन्हें अवसर मिलेगा। अब इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है कि बच्चे सामाजिक समस्याओं, पर्यावरण असंतुलन को समझते हैं और उसके लिए विचार व्यक्त करते हैं। आवश्यक सामग्री पर्यावरण से संबंधित कुछ कहानियाँ। तो इस तरह से ये विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके बाद अगली शिक्षण तकनीक है सीखने के लिए बातचीत करना। अक्सर देखा गया है कि कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, बच्चे अनुशासित होकर सुनते हैं, किंतु ध्यान ये रखना है कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों की क्रियाशीलता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक का हमेशा प्रयास होना चाहिए कि कक्षा के बच्चों का शिक्षण के दौरान वो ऐसी शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखें जिससे कि तार्किक ढंग से उन्हें चिंतन मनन करने का मौका मिले। शिक्षक उन गतिविधियों का नियोजन करें जिनसे बच्चे परस्पर बातचीत कर सकें। शिक्षक बच्चों से वार्तालाप करा सकते हैं। इससे ये लाभ होंगे कि शिक्षक और बच्चों के मध्य तथा बच्चों का आपस में संबंध स्थापित होगा, बच्चों को लिए सीखने में मददगार होगा। बच्चों आपस में जब वो बातचीत करेंगे तो उनकी झिझक दूर होगी, समूह भावना विकसित होगी, उनमें तर्क वितर्क करके किसी निर्णय तक पहुँचने की एक अच्छी समझ विकसित होगी। एग्जाम्पल इन्होंने दिया कक्षा 7 का विज्ञान का लर्निंग आउटकम रखा कि बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल के अर्थ को समझते हैं और बताते हैं।
इसके लिए आवश्यक सामग्री ज्ञान। टीचर जो है वो बताना शुरू करता है कि आप सभी ने पेड़ से आम को गिरते हुए देखा होगा। बच्चे अपने अपने विचार बताएंगे। बच्चे फिर क्रिकेट की बात करेंगे कि किस तरह से बॉल फेंकते हैं, बॉल नीचे आ जाती है। फिर पूछेंगे कि अच्छा बताइए बॉल नीचे कैसे आती है। फिर वो उसको गुरुत्वाकर्षण से जोड़ देगा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को पर चर्चा करेंगे, बच्चों को चर्चा करने का मौका देंगे। तो इस तरह से जब आपस में एक दूसरे से बात करते हुए किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो बच्चे उसमें अपने आप को इन्वॉल्व फील करेंगे और उनका इन्वॉल्वमेंट ही उनकी लर्निंग को एनहेंस करेगा। नेक्स्ट शिक्षण तकनीक है बच्चों के लिए वर्कशीट्स का उपयोग। शिक्षक द्वारा कंटेंट के प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों की स्पष्ट समझ को विकसित करने के लिए वर्कशीट्स तैयार करके समूह में बांटकर बच्चों को स्वयं कार्य को करने का मौका दें। तो इससे बच्चों में एक तार्किक चिंतन के साथ साथ अभ्यास का भी उन्हें मौका मिलेगा। जैसे गणित विषय में लाभ हानि पढ़ाने के बाद उन्हें वर्कशीट दें। क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ, इन सब के लिए अगर वर्कशीट्स का प्रयोग किया जाए तो बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों को कार्यपत्र के साथ काम करने में एक तो मज़ा आता है, वे स्वयं करके सीखते हैं, तार्किक आधार पर निर्णय लेंगे, अभ्यास करने का मौका मिलेगा और एक दूसरे को मदद करते हुए वो सीखेंगे। तो इस तरह से वर्कशीट्स को भी अगर हम अच्छी तरह से शिक्षक इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षण तकनीक साबित हो सकती है। अगली शिक्षण तकनीक है सभी को शामिल करना। कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक को ये अवश्य चिंतन करना चाहिए कि हमें कौन सा विषय पढ़ाना है, उसके लिए कौन सी शैक्षिक गतिविधि का चुनाव करना है जिससे कक्षा के सभी बच्चे उसमें शामिल हो सकें। जैसे कहानी सुनाना, कोई प्रयोगात्मक कार्य करना, समूह कार्य करना, समूह गान करना। इसके लिए शिक्षक कई प्रकार की गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। इससे लाभ ये होंगे कि शिक्षक सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकेंगे, सभी बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे, बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे, सीखने में पीछे छूट जाने की संभावना इससे कम होगी। जैसे यहाँ पे कक्षा 7 के लिए लर्निंग आउटकम लिया, छात्रों को बल की संकल्पना, उसके प्रकार तथा व्यवहारिक उपयोग की समझ उसमें विकसित करना। विषय है विज्ञान। यहाँ पर बच्चों निम्नलिखित जो बिंदु हैं उन पर प्रश्नों की पर्ची, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल का दैनिक जीवन में प्रयोग। शिक्षक छात्रों को 4 या 5 के समूह में बांटकर समूहवार बैठने का निर्देश देते हैं। छात्र बैठ जाते हैं। शिक्षक पूर्व में पढ़ाए जा चुके पाठ 6 पर आधारित प्रश्नों या चर्चा बिंदुओं की पर्ची को पूर्व में ही बना लेंगे, जिन्हें बिग बॉक्स में डाल देंगे। फिर प्रत्येक समूह से एक एक छात्र को बुलाकर पर्ची निकालने को कहते हैं। प्रत्येक पर्ची में एक प्रश्न लिखा होता है, साथ ही उसके पीछे की तरफ चर्चा के बिंदु लिखे होते हैं। पर्ची निकालने के बाद छात्र अपने समूह में जाकर पर्ची में लिखे प्रश्न पर चर्चा शुरू करता है। प्रत्येक समूह इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है, जिससे समूह के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। शिक्षक पर्ची में लिखे चर्चा बिंदु को बच्चों को स्पष्ट करते हैं तथा चर्चा को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं और चर्चा को सही दिशा भी प्रदान करते हैं। बाद में समूह के सदस्यों को इन प्रश्नों के उत्तर कक्षा के समक्ष देना होता है। समूह के किसी छात्र द्वारा प्रश्न का जवाब दिया जाता है। तो इसमें इस प्रकार की गतिविधि से चर्चा में सभी को शामिल करते हुए शिक्षक बच्चों को पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल और उनके दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में बच्चों की एक अच्छी सी समझ विकसित हो जाती है। तो आज हमने 9 शिक्षण तकनीकियों पर चर्चा करी जो कि बहुत ही प्रभावी शिक्षण तकनीकियां हैं और इन पर आधारित कुछ शिक्षण योजनाओं की भी बात करी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी की बची हुई 9 शिक्षण विधियों पर, तकनीकियों पर बात करेंगे। ये शिक्षण तकनीकियाँ अगर हम सही तरीके से अपनी कक्ष में उपयोग करेंगे, जहाँ जिसकी हमें ज़्यादा उपयोगिता नज़र आए उसका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कक्षा शिक्षण बहुत ही प्रभावी होगा। बच्चों के लिए एक बहुत इन्वॉल्वमेंट का एनवायरनमेंट बनेगा। बच्चे बहुत इजीली लर्न करेंगे, इन्वॉल्व होकर लर्न करेंगे। तो ये हम शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है।